नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसपे हम एलएलबी 6 सेमेस्टर के चौथे प्रश्न पत्र को याद कर रहे हैं माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के। इससे पिछले पार्ट में हम लगभग 126 प्रश्नों को याद कर चुके हैं और आगे के प्रश्नों को इस पार्ट में हम याद करेंगे। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। आगे के प्रश्नों को याद करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक किसी मित्र ने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को देखें और उन्हें याद कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आगे के प्रश्न श्रृंखला की ओर। प्रश्न नंबर 127। प्रश्न नंबर 127 आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कोई पक्षकार न्यायालय के अंतरिम उपाय के लिए किस आधार पर आवेदन कर सकता है। कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे इस अधिनियम का अर्थ है, आप जिस प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं अर्थात माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, या दूसरे शब्दों में दूसरा नाम इसका वैकल्पिक विवाद निस्तारण। तो वैकल्पिक विवाद निस्तारण अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कोई पक्षकार न्यायालय के अंतरिम उपाय के लिए किस आधार पर आवेदन कर सकता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका कहता है किसी भी माल के परीक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या विक्रय के माध्यस्थम करार की विषय वस्तु के लिए, या दूसरा कहता है माध्यस्थम की विवादित रकम को सुरक्षित करने के लिए, या तीसरा कहता है अंतरिम आदेश या वसूलीकर्ता की नियुक्ति के लिए, या डी नंबर विकल्प आपका कहता है सारे के सारे विकल्प सही हैं, अर्थात ये सभी। तो डी नंबर विकल्प ही आपका सही होगा, क्योंकि ये तीनों उपरोक्त विकल्प सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 आपका कहता है इस अधिनियम, फिर वही बात, इस अधिनियम का अर्थ है कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण की धारा 9 के अधीन अंतरिम उपाय के लिए पक्षकार द्वारा न्यायालय में आवेदन किस आधार पर पेश नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहे हैं माध्यस्थम कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ अवयस्क व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए, या विकल्प बी कहता है माध्यस्थम कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ अवयस्क मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए संरक्षक की नियुक्ति के लिए, या सी नंबर विकल्प कहता है संपत्ति की कुर्की और नीलामी के लिए जो माध्यस्थम विवाद की विषय वस्तु है, या विकल्प डी आपका कहता है संपत्ति या वस्तु के निरोध परीक्षण या निरीक्षण के लिए जो माध्यस्थम के विवाद की विषय वस्तु है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा कि संपत्ति की कुर्की और नीलामी के लिए जो माध्यस्थम विवाद की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है माध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व नहीं है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि माध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व नहीं है। पहला विकल्प कहता है पक्षकारों द्वारा माध्यस्थम करार लिखित व हस्ताक्षरित किया जाएगा, यह तो भैया है। दूसरा विकल्प कहता है माध्यस्थम करार में सम्मिलित हैं ऐसे विवाद जो पक्षकारों के बीच उत्पन्न हो गए या उत्पन्न हो सकते हैं, यह भी आवश्यक तत्व है। आपसे पूछा गया नहीं है। विकल्प नंबर सी कहता है माध्यस्थम के पश्चात विवाद न्यायालय में ले जाया जाएगा, यह आवश्यक तत्व नहीं है, यह आवश्यक तत्व नहीं है। विकल्प नंबर डी आपका कहता है परिभाषिक विधिक नातेदारी चाहे संविदात्मक हो या ना हो, यह भी आवश्यक तत्व है। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि माध्यस्थम के पश्चात विवाद न्यायालय में ले जाया जाएगा, यह विकल्प माध्यस्थम करार का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 130 आपका कहता है एक मध्यस्थ को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मध्यस्थ को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है ये सारे प्रश्नों को याद किया है, समझा है। अब इसमें पूछ रहा है कि किस आधार पर मध्यस्थ को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कह रहा है जब मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह हो, यह कहता है जब पक्षकार को मध्यस्थ नियुक्त किए जाने की पूर्व उसकी निष्पक्षता और योग्यता संदेहास्पद होने की स्थिति की जानकारी थी, या तीसरा नंबर कहता है विकल्प नंबर सी कहता है कि विकल्प नंबर सी आपका कहता है जब पक्षकार को मध्यस्थ नियुक्त किया जाने के पश्चात उसकी निष्पक्षता या योग्यता संदेहास्पद होने के बारे में जानकारी होती है, या विकल्प डी कहता है जब मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा सहमत योग्यताओं को धारण नहीं किया जा सकता है। इसमें विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब पक्षकार को मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के पूर्व उसकी निष्पक्षता और योग्यता संदेहास्पद होने के बारे में जानकारी थी, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
31 नंबर आपका कहता है कि मध्यस्थम का स्थान किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कह रहा है पक्षकारों की सहमति से, या कह रहा है कि पक्षकारों द्वारा इस संबंध में किए गए करार में असफल हो जाने की दशा में परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यस्थम अधिकरण द्वारा, या विकल्प सी कहता है उपर्युक्त ए व बी दोनों के द्वारा, या विकल्प डी कहता है केवल ए के द्वारा। अर्थात इसमें विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि मध्यस्थम का स्थान निर्धारित किया जाता है पक्षकारों की सहमति से और पक्षकारों द्वारा इस संबंध में किए गए करार में असफल हो जाने की दशा में परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यस्थम अधिकरण द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 132 नंबर कहता है पक्षकारों को दस्तावेजों, माल या दूसरी संपत्ति का निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ मध्यस्थम अधिकरण की किस सुनवाई या बैठक के बाबत पर्याप्त अग्रिम सूचना की तामील करवाना मध्यस्थम अधिकरण के लिए विवेकाधीन है? दूसरा कहता है बाध्यकारी है। तीसरा कहता है प्रकरण के तथ्यों को परिस्थितियों पर निर्भर है, या पक्षकारों को सामूहिक सहमति पर निर्भर है। इसमें से विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि बाध्यकारी है। अर्थात पूरी वाक्य को समझें कि पक्षकारों को दस्तावेज, माल या दूसरी संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए प्रयोजनार्थ मध्यस्थम अधिकरण की किसी सुनवाई और बैठक बाबत पर्याप्त अग्रिम सूचना की तामील करवाना मध्यस्थम अधिकरण के लिए बाध्यकारी होता है। मध्यस्थम अधिकरण के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 133 कहता है पक्षकारों द्वारा करार के माध्यम से कार्यवाही में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का जो निर्धारण किया जाता है वह किस पर लागू होता है? कहता है पहला दावे का विवरण, या कहता है कि प्रतिरक्षा का विवरण, या कहता है सुनवाई की कार्यवाही, या कहता है पंचायत या आदेश, या कहता है ई नंबर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर दिए गए सारे विकल्प सही हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी इसके प्रश्नानुसार सही आंसर होगा, क्योंकि पक्षकारों द्वारा करार के माध्यम से कार्यवाही में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा का जो निर्धारण किया जाता है वह लागू होती है दावे का विवरण पर भी, प्रतिरक्षा का विवरण भी, सुनवाई की कार्यवाही पर भी और पंचायत या आदेश पर। अर्थात विकल्प ई आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कहता है मध्यस्थम कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कीजिए पर वांछित चिन्ह अंकित कीजिए। इसमें कहता है चार विकल्प में कि निर्धारण मध्यस्थम अधिकरण द्वारा किया जाता है, यह कहता है पक्षकारों को सहमति करने की स्वतंत्रता होती है, यह कहता है कि जिस स्थान पर मध्यस्थम अधिकरण स्थित है वहां की भाषा होगी, यह कहता है भाषा का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन करके किया जाएगा। इसके लिए आपका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि पक्षकारों को सहमति करने की स्वतंत्रता होती है। अर्थात मध्यस्थम कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के संबंध में पक्षकारों को सहमति करने की स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न आपका कहता है जब पक्षकारों की अन्यथा सहमति नहीं होती है तब मध्यस्थम अधिकरण किस दशा में कार्यवाही को समाप्त करेगा? पहला विकल्प आपका कहता है जब बिना पर्याप्त कारण दर्शाए दावेदार अपने दावे का विवरण पेश करने या संशोधित करने में असफल हो जाते हैं। जब असफल हो जाते हैं। विकल्प नंबर बी आपका कहता है जब बिना पर्याप्त कारण दर्शाए प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का विवरण पेश करने संसूचित करने में असफल हो जाता है। विकल्प नंबर सी आपका कहता है जब बिना पर्याप्त कारण दर्शाए कोई पक्षकार मौखिक सुनवाई के समय हाजिर होने में असफल हो जाता है। या विकल्प डी आपका कहता है जब बिना पर्याप्त कारण दर्शाए कोई पक्षकार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है। तो इसमें विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विकल्प नंबर ए आपका कहता है कि जब बिना पर्याप्त कारण दर्शाए दावेदार अपने दावे का विवरण पेश करने में संसूचित करने में असफल हो जाता है, यही आपका सही विकल्प होगा। जब पक्षकार की अन्यथा सहमति नहीं होती तब मध्यस्थम अधिकरण किस दशा में कार्यवाही को समाप्त करेगा? तो वो दशा होगी जब बिना पर्याप्त कारण दर्शाए दावेदार अपने दावे का विवरण पेश करने में संशोधित करने में असफल हो जाएगा। उस स्थिति में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 136 कहता है मध्यस्थम अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शासन के लिए सक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आपको चार कथन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन आपका कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण मध्यस्थम करार के होने या ना होने की वैधता बाबत स्वयं
के अधिकार क्षेत्र में शासन करेगा, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इस प्रयोजन के लिए एक मध्यस्थम खंड जो एक संविदा के एक भाग का निर्माण करेगा संविदा की अन्य शर्तों के एक स्वतंत्र करार के रूप में माना जाएगा, यह भी सही है। अगला कहता है कि मध्यस्थम पंचायत द्वारा पीड़ित पक्षकार धारा 34 के अनुपालन में न्यायालय ऐसे पंचायत को अपास्त करने के आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, ये गलत है। अर्थात यही विकल्प आपका सही हुआ है कि सही होगा, क्योंकि पूछा गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। जबकि प्रश्न विकल्प नंबर डी आपका कहता है इस प्रयोजन के लिए मध्यस्थम अधिकरण द्वारा यह विनिश्चित की संविदा शून्य या व्यर्थ है, मध्यस्थम खंड की अवैधानिकता विधिता नहीं होगी, यह भी सही है। अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि कथन गलत कथन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 आपका कहता है कि मध्यस्थम कार्यवाहियों में क्या अपेक्षा नहीं की जा सकती, मध्यस्थम कार्यवाहियों में क्या अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रश्न को ध्यान रखें कि हाँ या ना किसमें प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला विकल्प कहता है कि पक्षकारों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, ये तो की जा सकती है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पक्षकार को अपने मामले को प्रस्तुत करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रत्येक प्रावधान की पालन की जाएगी, नहीं, पालन प्रत्येक प्रावधान का पालन मध्यस्थम कार्यवाहियों में नहीं होगा, इसके लिए अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अर्थात विकल्प सी आपका सही होगा। जबकि विकल्प डी आपका कहता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालन की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात विकल्प नंबर सी प्रश्नानुसार सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 138 आपका कहता है किसी मध्यस्थम पंचायत को किस आधार पर अपास्त किया जा सकता है। कह रहा पक्षकार किसी असमर्थता के अधीन था, या कह रहा है मध्यस्थम करार तत्समय प्रवृत्त विधिमान नहीं था, या कह रहा है मध्यस्थम या मध्यस्थम अधिकरण ने पक्षकारों के करार की अनुपालना नहीं की, या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर उपर्युक्त सभी आधार पर अपास्त किया जा सकता है मध्यस्थम पंचायत को। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। मध्यस्थम पंचायत किस आधार पर अपास्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 139 आपका कहता है मध्यस्थम कार्यवाहियों को या मध्यस्थम कार्यवाहियों में क्या अपेक्षा नहीं की जा सकती है या नहीं की जाती है। पहला विकल्प आपका कहता है प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई के संबंध में नोटिस भेजकर सूचित या तलब किया जाना, यह कहता है प्रत्येक पक्षकार को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्त अवसर दिया जाना, यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों को निर्णय विधि को प्रस्तुत करते हुए साक्ष्य के आधार पर अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी में लंबी बहस करना। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है लोक नीति तत्समय प्रवृत्त विधि और मध्यस्थम करार के अनुसार कार्यवाही करना और पंचायत पारित करना। यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा कि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों को निर्णय विधि को प्रस्तुत करते हुए साक्ष्य के आधार पर अंग्रेजी में लंबी बहस करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 140 कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष पंचायत को अतिरिक्त पंचायत पारित करने के पश्चात आवेदन किस प्रयोजन के लिए दावा किया जा सकता है या किस प्रयोजन के लिए दिया जा सकता है। कह रहा संशोधन के लिए या निर्वाचन के लिए या अपास्त करने के लिए या अंतरण करने के लिए, या विकल्प नंबर ई भी आपका दिया गया है ए और बी दोनों सही हैं। यह कहता है एफ नंबर में सी और डी दोनों सही हैं। यहाँ विकल्प नंबर ई आपका सही होगा, क्योंकि विकल्प नंबर ए और बी दोनों सही हैं। अर्थात विकल्प प्रश्नानुसार ई सही होगा, ए व बी। अर्थात मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष पंचायत और अतिरिक्त पंचायत पारित करने के पश्चात आवेदन संशोधन के लिए या निर्वाचन के लिए दिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 141 कहता है, प्रश्न नंबर 141 आपका कहता है कि यह आपका प्रश्न मध्यस्थम पंचायत की प्राप्ति की कितनी अवधि के भीतर संशोधन या निर्वाचन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। अथवा एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को अथवा करके कई प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत कई प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि आंसर इनका बहुत ही सिंपल बहुत ही सरल होगा, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न किस प्रकार घुमाया जा सकता है इस बात को भी ध्यान दिया गया है, और प्रश्न के कई प्रकार बन सकते हैं उन सभी प्रकारों को पूछा गया है। जैसे दूसरे प्रकार में पूछ सकता है कि मध्यस्थम अधिकरण ऐसी निवेदन की प्राप्ति के कितने समय के अंदर पंचायत का संशोधन निर्वाचन करेगा। यह पूछ सकता है कि मध्यस्थम अधिकरण अपने पंचायत की तिथि की कितनी अवधि के भीतर स्वप्रेरणा पर टंकण की किसी त्रुटि को संशोधित कर सकेगा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्यस्थम पंचायत की प्राप्ति
कितने दिनों के भीतर एक अतिरिक्त माध्यस्थम पंचायत बनाने के लिए माध्यस्थम अधिकरण से निवेदन की जा सकेगी? इसलिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 15 दिन या 30 दिन या 45 दिन या 60 दिन। तो आपका सही विकल्प होगा 30 दिन के भीतर, अर्थात इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा 30 दिन के भीतर। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, इस प्रश्न पे ध्यान दें, यह प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 142 कहता है कि यदि माध्यस्थम अधिकरण पंचायत का संशोधन करने के आवेदन को न्यायोचित मानता है तो ऐसी निवेदन की प्राप्ति से रिक्त स्थान दिया गया है आपको डॉटेड करके के भीतर अतिरिक्त पंचायत बनाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 30 दिन के भीतर, 45 दिन या 60 दिन या 90 दिन। यहां पर आपका आंसर सी नंबर सही होगा, अर्थात 60 दिन के भीतर अतिरिक्त पंचायत बनाएगा। अगला प्रश्न नंबर 143 आपका कहता है माध्यस्थम पंचायत के संशोधन या निर्वचन के आवेदन प्राप्त होने पर व दूसरे पक्षकार पर नोटिस की तामील हो जाने पर किस प्रकार की त्रुटियों को सुधार कर पंचायत का संशोधन किया जा सकेगा? संगठनात्मक त्रुटि या लिपिकीय त्रुटियां या टंकन की त्रुटियां या ए या बी या सी? तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि या तो संगठनात्मक त्रुटियां या तो लिपिकीय त्रुटियां या तो टंकन की त्रुटियां, किसी भी त्रुटियों के आधार पर पंचायत का संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 144 कहता है न्यायालय द्वारा विदेशी पंचायतों का प्रवर्तन किस रूप में किया जाएगा? कहता है उस न्यायालय का आदेश या उस न्यायालय का निर्णय या उस न्यायालय की डिक्री या उस न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट। यहाँ पर उस न्यायालय की डिक्री। इसके पहले के प्रश्नों भी हम इस प्रश्न को देख चुके हैं, यह एक रिपीटेड प्रश्न माना जाएगा, पुनः दोहरीकरण इसका किया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम याद कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 145 नंबर कहता है विदेशी पंचायतों के प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक होगा कि, अभी पूछ रहा है कि विदेशी पंचायतों के प्रवर्तन के लिए क्या आवश्यक होगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आवश्यक हो उस पर टिक रखें या उस पर गोला लगाएं, वही आपका सही होगा। पहला कह रहा है पंचायत माध्यस्थम निवेदन के अनुसरण में पारित किया गया है जो उसके प्रति लागू होने वाली विधि के अधीन विधिमान है। या दूसरा कहता है पंचायत की विषय वस्तु भारतवर्ष के विधि के अधीन माध्यस्थम द्वारा निपटाने के लिए सामर्थ्य है। यह विकल्प नंबर सी आपका कहता है पंचायत का निर्माण माध्यस्थम के समक्ष निवेदन के माध्यस्थम अधिकरण द्वारा प्रावधान किया गया है या पक्षकारों द्वारा किए गए तौर पर और माध्यस्थम प्रक्रिया को शासित करने वाली विधि को संपुष्टि में गठन किया गया है। यह कहता है कि पंचायत उस देश में अंतिम हो गया है जिससे इसका निर्णय इस भाव में किया जा चुका है कि इसको इस प्रकार से माना जाएगा कि वह विरोध या अपील के लिए खुला है, या यह साबित किया जा सकता है कि पंचायत की वैधता का प्रतिवाद करने के लिए कोई भी कार्यवाही लंबित है। यह विकल्प नंबर ई आपका कहता है पंचायत का प्रवर्तन लोक नीति या भारतवर्ष की विधि के प्रतिकूल नहीं है। यह विकल्प नंबर एफ आपका कहता है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ही आवश्यक होगा, किसी विदेशी पंचायत के प्रवर्तन के लिए दिए गए सारे विकल्प आवश्यक होंगे, अर्थात विकल्प नंबर एफ हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है विदेशी मध्यस्थ पंचायतों का प्रवर्तन अस्वीकृत किया जा सकता है यदि न्यायालय यह पाता है कि विवाद की विषय वस्तु भारत की विधि के अधीन मध्यस्थम के द्वारा परिनिर्धारित के योग्य नहीं है। यह कहता है कि दूसरा विकल्प पंचायत का प्रवर्तन भारत के लोक नीति के प्रतिकूल है या नोटिस के स्थान पर समन भेज दिया गया था, या उपर्युक्त ए व बी दोनों विकल्प सही हैं। तो आपका विकल्प नंबर डी ही सही होगा, उपर्युक्त ए व बी दोनों विकल्प सही हैं, क्योंकि विदेशी मध्यस्थम पंचायत का प्रवर्तन अस्वीकृत किया जा सकता है यदि न्यायालय पाता है कि विवाद की विषय वस्तु भारत की विधि के अधीन मध्यस्थम के द्वारा परिनिर्धारण के योग्य नहीं है या पंचायत के प्रवर्तन भारत के लोक नीति के प्रतिकूल है। इन आधारों पर पंचायत का प्रवर्तन अस्वीकृत कर सकते हैं, न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है 147 नंबर कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम की प्रैक्टिस या व्यवहार में खाली स्थान दिया गया है डॉट डॉट का महत्व कम है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं जिनको रिक्त स्थान में भरना है। तो इसमें पहला कहता है कि माध्यस्थम करार, दूसरा प्रक्रिया संहिता, तीसरा कहता है पक्षकारों की सक्षमता, या चौथा कहता है पंचायत प्रवर्तन योग्य होना। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही है, प्रक्रिया संहिता, अर्थात
अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम की प्रैक्टिस या व्यवहार में प्रक्रिया संहिता का महत्व कम है। बाकी इनका महत्व ठीक है, लेकिन प्रक्रिया संहिता का महत्व कम है। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 148, किसी विवाद को माध्यस्थम अधिकरण को पेश करने के पूर्व पक्षकारों से क्या अपेक्षा की जाती है। बहुत ही सरल प्रश्न है कि पक्षकारों से क्या अपेक्षा की जा सकती है किसी विवाद को माध्यस्थम अधिकरण को पेश करने से पूर्व। पहला कहता है आपका पक्षकारों ने लिखित में करार करके उसे हस्ताक्षरित कर दिया है। दूसरा कहता है कि कोई भी न्यायिक प्राधिकार हस्तक्षेप नहीं करेगा सिवाय जब इस अधिनियम में वैसा प्रावधान उपबंधित किया गया हो। यह सी विकल्प कहता है ऐसी निवेदन पक्षकार स्वयं अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा की जा सकती है, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी का विकल्प आपका सही होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि किसी विवाद को माध्यस्थम अधिकरण को पेश करने से पूर्व पक्षकारों से उपर्युक्त तीनों अपेक्षाएं की जाती हैं, अर्थात विकल्प डी प्रश्नानुसार सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 149 आपका कहता है कि सुलहकर्ता की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा गया कि जब सुलहकर्ता की नियुक्ति करते हैं तो दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें से पहला कथन आपको कहता है कि जब एक सुलहकर्ता के साथ सुलह कार्यवाही में पक्षकारगण एकल सुलहकर्ता के नाम पर सहमत हो सकेंगे। दूसरा कहता है दो सुलहकर्ताओं के साथ सुलह कार्यवाही में प्रत्येक पक्षकार एक सुलहकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा। या तीसरा कहता है तीन सुलहकर्ताओं के साथ सुलह कार्यवाही में प्रत्येक पक्षकार एक सुलहकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा और पक्षकार तीसरे सुलहकर्ता के नाम पर सहमत हो सकेंगे जो पीठासीन अधिकारी की हैसियत से कार्य करेगा, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न को हम इसके पहले भी प्रश्नों पे कई बार याद कर चुके हैं, लेकिन इसको एक सम्मिलित प्रश्न के तौर पर बनाया गया है। ध्यान रखें, यदि इससे पहले के प्रश्नों को आपने ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा तो यह प्रश्न एक सम्मिलित प्रश्न के रूप में है। इस प्रश्न से कई प्रश्न निकलकर बनाए जा सकते हैं, अर्थात इस प्रश्न को समझकर थोड़ा सा याद कर लें, क्योंकि इससे आपके लगभग 4 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 150 आपका कहता है कि इस अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत सुलह की कार्यवाही में क्या किया जाना आवश्यक नहीं है। क्या किया जाना आवश्यक नहीं है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में पहला विकल्प आपका कहता है पक्षकारों द्वारा एक करार लिखित, हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रीकृत करवाकर ही सुलह की कार्यवाही का आरंभ किया जाना या किया जाएगा। दूसरा विकल्प आपका कहता है, विकल्प नंबर बी आपका कहता है सुलह के एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को विवाद के सुलह के लिए लिखित आमंत्रण भेजेगा। ये विकल्प नंबर सी आपका कहता है सुलह कार्यवाही उस समय प्रारंभ होगी जब दूसरा पक्षकार सुलह करने के लिए लिखित में आमंत्रण को स्वीकार करता है। यह विकल्प नंबर डी आपका कहता है यदि दूसरा पक्षकार आमंत्रण को अस्वीकार कर देगा तो कोई सुलह की कार्यवाही नहीं होगी। यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही होगा, अर्थात पक्षकारों द्वारा एक करार लिखित, हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रीकृत करवाकर ही सुलह की कार्यवाही का आरंभ किया जाएगा। ऐसा अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत सुलह कार्यवाही में किया जाना आवश्यक है। ऐसा अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत सुलह कार्यवाही में किया जाना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 151 अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 151। जो प्रश्न नंबर 151 आपका कहता है कि सुलह कार्यवाहियों को समाप्त नहीं हो सकेंगी। सुलह कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो सकेंगी। पहला कहता है कि सुलह कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो सकेंगी कब। पहला कहता है सुलह की कार्यवाही के एक पक्षकार और सुलहकर्ता की लिखित घोषणा के द्वारा। यह कहता है कि दूसरा विकल्प करार की तिथि पर पक्षकारों द्वारा निपटारा करार को हस्ताक्षरित करने के द्वारा। यह कहता है कि पक्षकारों के साथ परामर्श के पश्चात सुलहकर्ता की एक लिखित घोषणा के द्वारा। यह अगला विकल्प कहता है कि पक्षकारों की एक लिखित घोषणा के द्वारा। यह विकल्प ई आपका कहता है कि दूसरे पक्षकार और सुलहकर्ता की लिखित घोषणा एवं एक पक्षकार के लिखित घोषणा के द्वारा। यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि सुलह की कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकेगी। ये सुलह की कार्यवाही में एक पक्षकार और सुलहकर्ता की लिखित घोषणा के द्वारा सुलह कार्यवाही समाप्त नहीं हो सकेगी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 152 कहता है माध्यस्थम कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश या अंतिम माध्यस्थम पंचायत तब जारी किया जाएगा जब पहला विकल्प कहता है कि जब दावेदार अपना दावा वापस ले लेता है। यह कहता है कि जब पक्षकार कार्यवाही की समाप्ति के लिए सहमत हो जाते हैं। यह कहता है कि जब माध्यस्थम अधिकरण यह पाता है कि माध्यस्थम कार्यवाही जारी रखना आवश्यक अथवा असंभव
हो गया है। ये विकल्प नंबर डी आपका कहता है ए या बी या सी, तो आपका विकल्प नंबर डी ही सही होगा। इन तीन विकल्पों में से एक स्थिति जब पाता है तभी मध्यस्थम अंतरिम मध्यस्थम पंचाट तक जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 153 आपको कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण या न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में किसे ग्रहण नहीं किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में किसे ग्रहण नहीं किया जाएगा। कहता है कि पक्षकारों की स्वीकृतियां, या कहता है सुलहकर्ता के सुझाव, या तीसरा कहता है कि किसी तृतीय पक्षकार के विवाद के निपटाने बाबत दिए गए सुझाव, यह कहता है कि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, या ई नंबर कहता है विशेषज्ञ की साक्ष्य। अर्थात किसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि किसी तीसरे पक्षकार के विवाद के निपटारे बाबत दिए गए सुझाव ग्रहण नहीं किए जाएंगे। बाकी पक्षकारों की स्वीकृतियां, सुलहकर्ता के सुझाव, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और विशेषज्ञों की राय ग्रहण की जाती है मध्यस्थम अधिकरण न्यायालय की कार्यवाहियों के दौरान। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 154 आपका कहता है कि मध्यस्थम पंचायत के विरुद्ध न्यायालय का अवलंब लेने पर न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित नहीं कर सकता है। पहला विकल्प आपको दिया गया है कि मध्यस्थम पंचायत को पूर्णतया या भागता कायम रख सकता है, अर्थात मध्यस्थम पंचायत को पूर्णतः या भागता कायम रख सकता है। दूसरा विकल्प आपका कहता है कि मध्यस्थम पंचायत को पूर्णतया या भागता अपास्त कर सकेगा। तीसरा विकल्प आपका कहता है कि मध्यस्थम मामले को मध्यस्थम अधिकरण को कतिपय निर्देशों के साथ पुनः विचार करने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा। यह विकल्प डी आपका कहता है मध्यस्थम पंचायत को परिवर्तित कर सकेगा। यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका पूर्णतया सही होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि मध्यस्थम पंचायत के विरुद्ध न्यायालय का अवलंब लेने पर न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित नहीं कर सकेगा। तो न्यायालय मामले को मध्यस्थम अधिकरण को कतिपय निर्देशों के साथ पुनः विचार करने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकेगा, यह आदेश पारित नहीं कर सकेगा। अगला विकल्प आपका प्रश्न नंबर 155 में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से गलत कथन पूछा गया है कि सुलहकर्ता विवादों के मैत्रीपूर्ण निपटारे में निष्पक्ष ढंग से पक्षकारों को सहायता प्रदान करेगा। दूसरा विकल्प कहता है कि सुलह की कार्यवाही के अंत में सुलहकर्ता पंचायत पारित करेगा जिसे प्रवृत्त किया जा सकेगा। यह विकल्प सी आपका कहता है सुलहकर्ता कार्यवाही के दौरान या अंत में मामले को निपटाने के लिए अपना प्रस्ताव तैयार करेगा। यह विकल्प डी आपका कहता है सुलहकर्ता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए मध्यस्थम अधिकरण की तरह बाध्य नहीं है। यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है, तो ये कथन आपका गलत है कि सुलह कार्यवाहियों के अंत में सुलहकर्ता पंचायत पारित करेगा जिसे प्रवृत्त किया जा सकेगा, ये कथन आपका गलत होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 156 आपका कहता है कि न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 कथन दिए गए हैं और कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन आपका कहता है कि धारा 9 के अधीन किसी उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इंकार करने देने के आदेश के विरुद्ध अपील सुनी जाएगी, ये कथन आपका सही है। दूसरा कहता है कि धारा 34 के अधीन मध्यस्थम पंचायत को अपास्त करें या अपास्त करने से इंकार देने के आदेश के विरुद्ध अपील सुनी जाएगी, ये कथन भी सही है। तीसरा आपका कहता है कि धारा 16(2) या 3 में निर्देशित किए गए अभिवचन को स्वीकृत करने के आदेश के विरुद्ध अपील सुनी जाएगी, ये कथन आपका गलत है। कथन नंबर डी का विकल्प आपका डी कहता है कि धारा 17 के अधीन एक अंतरिम उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इंकार कर देने के विरुद्ध अपील सुनी जाएगी, ये कथन भी आपका गलत है। विकल्प नंबर ई कहता है ए व बी दोनों सही है। विकल्प नंबर ई कहता है ए व बी दोनों सही है, या एफ कहता है सी व डी दोनों सही है। तो अर्थात विकल्प नंबर ई आपका सही होगा कि ए व बी दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 157 आपका कहता है मध्यस्थम अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे भी आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कहता है कि धारा 9 के अधीन किसी उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इंकार कर देने के आदेश के विरुद्ध अपील सुनी जा सकेगी, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि इसके पहले प्रश्न भी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगला विकल्प आपका कहता है कि धारा 34 के अधीन मध्यस्थम पंचायत को अपास्त करें या अपास्त करने से इंकार कर देने के आदेश के विरुद्ध अपील सुनी जा सकेगी, यह कथन भी आपका गलत है। अगला कथन आपका कहता है विकल्प नंबर सी आपका कहता है कि धारा 16(2)(3) के निर्देशित किए गए अभिवचन को स्वीकृत करने के आदेश के विरुद्ध अपील सुनी जाएगी, या
विकल्प नंबर डी आपका कहता है कि धारा 17 के अधीन एक अंतरिम उपाय को मंजूर करना या मंजूर करने से इनकार कर देने के विरुद्ध अपील सुनी जाएगी। विकल्प सी और डी आपका दोनों सही है। जो विकल्प ई कहता है आपका कि ए व बी सही है, या विकल्प एफ कहता है सी व डी सही है, अर्थात प्रश्नानुसार आपका विकल्प एफ सही होगा, क्योंकि दिए गए कथनों में से कथन सी व डी दोनों सही है, अर्थात विकल्प एफ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 158 आपका कहता है कोई पक्षकार मध्यस्थम पंचायत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यदि पहले या कार्यवाही के दौरान लेकिन धारा 36 की अनुपालना में प्रवर्तन हो जाने के पूर्व न्यायालय में अंतिम उपाय के लिए आवेदन कर सकेगा यदि पहला कहता है कि किसी भी माल के परीक्षण, अंतरिम अभिरक्षा या नश्वर माल के विक्रय जो मध्यस्थम करार की विषय वस्तु है। दूसरा कहता है कि मध्यस्थम में विवादित रकम को सुरक्षित करने के लिए, या तीसरा कहता है अंतरिम आदेश या वसूलीकर्ता की नियुक्ति के लिए, या डी नंबर कहता है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का कथन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी अर्थात विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि उपयुक्त दिए गए सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न आप देखिए 159 नंबर कहता है कोई पक्षकार मध्यस्थम पंचायत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कार्यवाही के दौरान या पहले लेकिन धारा 36 की अनुपालना में इसके प्रवर्तन हो जाने से पूर्व न्यायालय से किस संबंध में आवेदन पेश नहीं कर सकेगा। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि किन संबंध में या किस संबंध में आवेदन पेश नहीं कर सकेगा। पहला विकल्प कहता है कि मध्यस्थम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ नाबालिग व्यक्ति के संरक्षक की नियुक्ति हेतु। दूसरा कहता है कि मध्यस्थम कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ आश्वस्त चित्त व्यक्ति के संरक्षक की नियुक्ति के लिए, या तीसरा कहता है अमुक पक्षकार की आदेश की पूर्व गिरफ्तारी और संपत्ति की जब्ती के लिए, या किसी वस्तु के निरोध परीक्षण निरीक्षण हेतु जो मध्यस्थम की विषय वस्तु है। यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि अमुक पक्षकार की आदेश के पूर्व गिरफ्तारी और संपत्ति की जब्ती के लिए आवेदन पेश नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 160 आपका कहता है कि अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के मध्यस्थम अधिकरण की आज्ञा को किसके द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। पहला कहता है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा, दूसरा सेशन न्यायाधीश द्वारा, तीसरा कहता है राजस्व मंडल द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा आदेश समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही होगा कि उपयुक्त सभी के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम में मध्यस्थम अधिकरण की आज्ञा को दिए गए विकल्पों में से किसी के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 161 देखते हैं। प्रश्न नंबर 161 आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के विशेष लक्षण क्या हैं। 1996 के विशेष लक्षण क्या हैं? पहला कहता है यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम और सुलह समाविष्ट करता है। दूसरा कहता है यह पारदर्शी, दक्ष और उचित मध्यस्थम और सुलह प्रक्रिया का समावेश करता है। तीसरा कहता है इसके मध्यस्थम अधिकरण का कारण सहित पंचायत पारित किया जाता है जो बाध्यकारी होता है। यह विकल्प नंबर डी कहता है मध्यस्थम सुलह के मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप और अधीक्षण बहुत कम कर देता है। विकल्प नंबर ई कहता है कि प्रत्येक मध्यस्थम पंचायत को न्यायालय की डिक्री की भांति प्रवृत्त किया जाता है। यह विकल्प एफ कहता है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे विकल्प नंबर एफ ही सही होगा, क्योंकि उपयुक्त दिए गए सभी लक्षण हैं मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के। अगला प्रश्न देखते हैं 162 नंबर कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकृति के मामले को निर्णीत किया जाता है। किस प्रकृति के मामले को निर्णीत किया जाता है? घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद, या वैवाहिक विवाद, या संरक्षकता विवाद, या वसीयत के विवाद। तो यहाँ पे प्रस्तावना के अनुसार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद को निर्णीत किया जाता है। अगला प्रश्न आपका 163 नंबर कहता है मध्यस्थम करार के जरिए पक्षकारों के बीच कहता है कि केवल पारिभाषिक विधिक नातेदारी उत्पन्न हो जाती है, चाहे संविदात्मक हो या ना हो। या दूसरा कहता है केवल संविदात्मक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। या तीसरा कहता है केवल संविधानात्मक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। या चौथा कहता है कि केवल साम्य न्याय और शुद्ध अंतःकरण से संबंधित नातेदारी उत्पन्न हो जाती है। इसमें विकल्प नंबर ए सही होगा कि मध्यस्थम करार के जरिए पक्षकारों के बीच केवल पारिभाषिक विधिक नातेदारी उत्पन्न हो जाती है, चाहे संविदात्मक हो या ना हो। ये प्रश्न आप ध्यान से समझें और याद रखें। अगला प्रश्न आपका कहता है कि इस अधिनियम के अधीन मध्यस्थ कौन सी राष्ट्रीयता का हो सकता है। इस अधिनियम का अर्थ क्या हुआ? वही हुआ कि जो प्रश्न पत्र हमारा दिया गया है कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण,
तो इस अधिनियम का मतलब वैकल्पिक विवाद निवारण अधिनियम के अधीन मध्यस्थ कौन सी राष्ट्रीयता का हो सकता है? भारतीय, अमेरिकी या किसी भी राष्ट्रीयता का, या जैसा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए, तो वह किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है। मध्यस्थ किसी भी राष्ट्रीयता का हो सकता है, उसकी राष्ट्रीयता के संबंध में कोई विशेष प्रावधान ऐसा नहीं है कि भारतीय ही हो, अमेरिकी हो या किसी न्यायालय द्वारा ही निर्देशित किया जाए, वह किसी भी राष्ट्रीयता का मध्यस्थ हो सकता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 165 कहता है कि उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार 3 मध्यस्थों की नियुक्ति के मामले में पक्षकारों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जब 3 मध्यस्थों की नियुक्ति हो तो मध्यस्थों की नियुक्ति के मामले में पक्षकारों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? इसके पहले भी हम इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और याद कर चुके हैं। इसका पहला विकल्प कहता है कि प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, बिल्कुल सही। दूसरा विकल्प आपका कहता है प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, जबकि दूसरा विकल्प आपका कहता है कि नियुक्त किए गए 2 मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे, ये भी सही है। तीसरा सी नंबर विकल्प आपका कहता है कि उपर्युक्तानुसार नियुक्त तृतीय या तीसरा मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ होगा, ये भी सही है। और विकल्प डी कहता है उपयुक्त सभी, यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन आपके सही है। अगला प्रश्न नंबर 166 कहता है कि जब फिर ... किए है कि अवधि में एक अवधि पूछी गई है, रिक्त स्थान में उस अवधि को भरना है। कहता है कि अवधि में पक्षकारगण अपना उनके द्वारा या पक्षकारगण अथवा उनके द्वारा नियुक्त किए गए 2 मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करने में असफल हो जाते हैं, तब एक पक्षकार के निवेदन पर मुख्य न्यायाधिपति अथवा नाम निर्दिष्ट संस्था या व्यक्ति द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है। कितने दिनों के भीतर? तो 30 दिनों के भीतर। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला कहता है 15 दिन, दूसरा कहता है 30 दिन, फिर तीसरा 60 दिन या 90 दिन। तो 30 दिनों के भीतर। यह प्रश्न पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न 167 नंबर कहता है जब 30 दिवस में पक्षकारगण अथवा उनके द्वारा नियुक्त किए गए 2 मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करने में असफल हो जाते हैं, तब एक पक्षकार के अनुरोध पर किसके द्वारा मध्यस्थ की नियुक्त किया जाएगा या किसके द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है? यह प्रश्न 166 नंबर में ही पूरी तरह समझ में आ चुका है कि यह किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन पहला विकल्प आपका कहता है कि मुख्य न्यायाधिपति, बिल्कुल सही। दूसरा विकल्प कहता है कि नाम निर्दिष्ट संस्था, यह भी सही है। तीसरा कहता है नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, यह भी सही है। विकल्प डी आपका कहता है ए या बी या सी, तो अर्थात विकल्प डी आपका सही होगा कि इनमें से किसी के द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 168 आपको कहता है कि एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में एकल या तृतीय मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में एक पक्षकार के द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया ... या व्यक्ति या संस्था पक्षकारों की राष्ट्रीयता के अलावा राष्ट्रीयता के एक मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकेगा जहां पक्षकारगण विभिन्न राष्ट्रीयता से संबंधित होते हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कहता है भारत का मुख्य न्यायाधिपति, दूसरा कहता है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, तीसरा कहता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, या चौथा कहता है ए या बी या सी। तो विकल्प नंबर ए आपका सही होगा कि भारत का मुख्य न्यायाधिपति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जहां इस अधिनियम की धारा, इस अधिनियम अर्थात वही कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण, इस अधिनियम का मतलब वैकल्पिक विवाद निस्तारण अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 4, 5, 6, 7, 8 और 10 में निर्देशित किया गया मामले किसी अन्य माध्यस्थम में उद्भूत होते हैं, उन सभी उपधाराओं के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्देश का अर्थान्वयन फिर ... दिया गया है। इसमें पूछा गया है, रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है। अर्थान के उस मुख्य न्यायाधिपति को एक निर्देश के रूप में किया जाएगा जिसकी स्थानीय परिसीमाओं के भीतर प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है। कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति। यदि कहता है ए, बी या सी, तीनों में से कौन सा? यहाँ पर बी नंबर विकल्प आपका सही होगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति। प्रश्न नंबर 168 और 169 दोनों में लगभग सभी सेम विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से आप थोड़ा सा इन प्रश्नों के अंतर को समझें और समझ करके याद करें ताकि इनमें से किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक मध्यस्थ को आदेश समाप्त हो जाता है यदि वह, एक मध्यस्थ का आदेश कब समाप्त होता है यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद रखें कि पहला विकल्प आपका कहता है कि अपने कार्य करने में अनावश्यक विलंब करता है,
बिल्कुल सही। दूसरा कहता है कि अपने कार्य में विधिता या वस्तुता असफल हो जाता है, यह भी सही है। तीसरा कहता है पक्षकारों की सहमति से, यह भी सही है। चौथा कहता है मध्यस्थ स्वयं अपने पद से हट जाता है, यह भी सही है। अर्थात विकल्प नंबर ई सही है उपर्युक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 171 कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 15(1) के अनुसार एक मध्यस्थ को आदेश समाप्त हो जाएगा यदि, फिर वही प्रश्न रिपीट एक प्रकार से पूछा गया है कि एक मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा यदि मध्यस्थ पद से किसी कारणवश हट जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा कहता है कि पक्षकारों के करार या उनके अनुसरण में, यह भी सही है। विकल्प नंबर सी कहता है उपयुक्त ए व बी दोनों, या विकल्प डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो विकल्प सी आपका सही होगा, उपर्युक्त दोनों ए व बी के आधार पर मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 172 आपका कहता है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 15(4), ध्यान रखा करें प्रत्येक प्रश्न में जो धाराएं दी जाती हैं, जो सन दिया जाता है, इनके आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब जो सन या धाराएं दी जाए उनको पूरी तरह समझें, याद रखें और वीडियो को देखते वक्त एक कलम और पेपर लेकर बैठे ताकि ये सन और धाराएं लिखकर भी याद कर सकें, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 15(4) के अनुसार जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं हो जाती, एक मध्यस्थ के प्रतिस्थापन के पहले बनाए गए मध्यस्थम अधिकरण का आदेश मध्यस्थम अधिकरण की संरचना में परिवर्तन कर दिए जाने मात्र से ... नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अमान्य नहीं होगा, कि मियाद से बाहर नहीं होगा, कि निष्फल नहीं होगा, कि अधिकारिकता विहीन नहीं होगा। यहाँ पे विकल्प नंबर ए आपका सही है कि अमान्य नहीं होगा। ध्यान रखें। अगला प्रश्न हम करते हैं मध्यस्थम अधिकरण जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं किया जाए तो किसी स्थान पर मिल सकते हैं। दूसरा कहता है दस्तावेज, माल या संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। ये तीसरा कहता है पक्षकारों और विशेषज्ञों को सुन सकते हैं। यह विकल्प डी कहता है सभी। तो उपर्युक्त सभी करार, जब तक करार नहीं किया गया तब तक पक्षकारों द्वारा ये सभी किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 174 कहता है किन परिस्थितियों में सक्षम सिविल न्यायालय मध्यस्थम कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब पूछा गया कि मध्यस्थम कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कब कर सकता है। यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला कहता है कि जहां मध्यस्थम करार के अस्तित्व में नहीं होने का आक्षेप उठाया जाता है। दूसरा कहता है कि जहां मध्यस्थ की अनुचित नियुक्ति का आक्षेप उठाया जाता है। यह विकल्प सी आपका कहता है मध्यस्थम का विवाद मध्यस्थम करार में समाहित होता है। या विकल्प नंबर डी आपका कहता है मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान कदाचार में लिप्त पाया गया है। यह विकल्प ई कहता है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपका सही होगा, विकल्प नंबर ई सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 175 आपका कहता है मध्यस्थम कार्यवाहियों में सिविल न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। सिविल न्यायालय कहां हस्तक्षेप कर सकता है, इन चार विकल्पों में से बताना है कि मध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान। पहला कहता है मध्यस्थम के पक्षकारों को निर्देशित करने की शक्ति धारा 8 एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय धारा 9, बिल्कुल सही। दूसरा कहता है कि साक्ष्य लेने में न्यायालय की सहायता धारा 27 एवं मध्यस्थम अधिकरण के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अपील धारा 37, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि मध्यस्थम के खर्चे बाबत न्यायालय द्वारा आदेश करना धारा 39, यह भी सही है। यह विकल्प डी कहता है उपयुक्त सभी। तो विकल्प डी ही आपका सही होगा क्योंकि उपयुक्त दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। तो उपयुक्त सभी धारा 8, 9, 27, 37 व 39 के अधीन, जैसा कि हम पढ़ते चले आए हैं कि धारा 8, 9, 27, 37 व 39 के अधीन। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 176 नंबर कहता है कि मध्यस्थम का कोई पक्षकार इसके पंचायत को अपात्र कराने के लिए न्यायालय को निवेदन कर सकता है। न्यायालय से क्या अभिप्रेत है? ऐसी न्यायालय में किसको सम्मिलित किया गया है? ठीक है, वो न्यायालय पूछा है कि जहां पर मध्यस्थम कोई पक्षकार जिसमें पंचायत को अपात्र करने के लिए न्यायालय को निवेदन कर सकता है, वहां पर न्यायालय का अर्थ क्या निकला, न्यायालय से क्या अभिप्रेत हुआ, न्यायालय किसको सम्मिलित किया गया है ऐसे न्यायालय में? कहता है कि जिले के आरंभिक अधिकारायुक्त प्रधान सिविल न्यायालय, ये कहता है उच्च न्यायालय, मूल सिविल आधिकारिकता के अंतर्गत। तीसरा कहता है लघुवाद न्यायालय। चौथा कहता है जिले के आरंभिक अधिकारायुक्त प्रधान सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी का सिविल न्यायालय। या ई कहता है ए व बी दोनों सही है, या एफ कहता है सी व डी। यहाँ पर ए व बी दोनों सही है। यहाँ न्यायालय से अभिप्रेत है कि जिले के आरंभिक अधिकारिकता युक्त प्रधान सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल सिविल आधिकारिकता के अंतर्गत।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 177 कहता है कि इस अधिनियम के तहत न्यायालय की परिभाषा में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। अब पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत न्यायालय की परिभाषा में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 2 और दिए गए हैं ई व एफ, वो आपकी परीक्षा के अनुसार उपयोगी नहीं है, लेकिन प्रश्न को समझाने के लिए ई व एफ विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि दो प्रश्न एक साथ दो विकल्प सही हो जाते हैं, जिसके लिए इस अधिक विकल्प दिए जाते हैं, जबकि परीक्षा में आपके केवल 4 विकल्प ही दिए जाएंगे। ध्यान रखें। तो पहला विकल्प कहता है कि जिले में आरंभिक अधिकारिकता युक्त प्रधान सिविल न्यायालय, दूसरा कहता है उच्च न्यायालय मूल सिविल अधिकारिकता के अंतर्गत, या तीसरा कहता है लघुवाद न्यायालय, या चौथा कहता है जिले के आरंभिक अधिकारिकता युक्त प्रधान सिविल न्यायालय में निम्न श्रेणी के या निम्न श्रेणी का सिविल न्यायालय। विकल्प ई कहता है ए व बी, विकल्प एफ कहता है सी व डी। तो विकल्प नंबर एफ सही होगा, सी व डी, क्योंकि न्यायालय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। यही प्रश्न सेम प्रश्न 176 में पूछा गया था कि न्यायालय के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया गया है, तो वहां पे हमने ए व बी किया था। अब न्यायालय के अंतर्गत किसे नहीं सम्मिलित किया गया, तो यहाँ पे विकल्प सी व डी सही होगा। दोनों प्रश्न एक दूसरे के पूरक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 178 कहता है कि मध्यस्थम पंचायत को अपास्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन कितनी अवधि के भीतर व्यथित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना। यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही होगा, 3 महीना, अर्थात 90 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 179, प्रश्न नंबर 179 कहता है कि मध्यस्थम पंचायत को अपास्त करने हेतु न्यायालय में सुनिश्चित विधिक अवधि 3 मास के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं की जा सकने की दशा में पर्याप्त कारण होने पर न्यायालय द्वारा विलंब क्षमा किया जा सकता है, लेकिन इसको आगे कितने दिनों की अवधि के भीतर आवेदन को विचारणार्थ ग्रहण किया जा सकेगा, परंतु उसके बाद नहीं। कहता है 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन। यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, 30 दिन, अर्थात 30 दिन सही होगा, अर्थात विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, 30 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 180 आपका कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से गलत कथन पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन आपका कहता है कि आदेश पारित करने वाले न्यायालय की मूल डिक्रियों से अपीलों की सुनवाई करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत न्यायालय द्वारा अपील सुनी जाएगी। दूसरा कहता है सभी अपीलें उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। तीसरा कहता है किसी आदेश से द्वितीय अपील नहीं सुनी जाएगी। या चौथा विकल्प आपका कहता है उच्चतम न्यायालय को अपील करने की किसी भी अधिकार को समाप्त नहीं करता है। यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका पूर्णतः सही होगा, क्योंकि सभी अपीलें उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। यह कथन आपका गलत होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 181 आपका कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। पक्षकारगण, पहला कहता है पक्षकारगण मध्यस्थों की संख्या का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दूसरा कहता है कि मध्यस्थों की संख्या समसंख्यक नहीं होगी। तीसरा कहता है सुलहकर्ताओं की संख्या समसंख्यक नहीं होगी। या चौथा कहता है सुलहकर्ता एक ही होगा जब तक कि पक्षकारगण 2 या 3 सुलहकर्ताओं के लिए अपने सहमति व्यक्त नहीं कर देते हैं। यहाँ पे विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि सुलहकर्ताओं की संख्या समसंख्यक नहीं होगी, यह सुलहकर्ताओं की संख्या समसंख्यक होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 182 आपका कहता है यदि 30 दिन के भीतर पक्षकार अपने मध्यस्थों को या मध्यस्थगण तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफल रहते हैं तो मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। पहला कहता है राष्ट्रीय मध्यस्थ परिषद नई दिल्ली के द्वारा। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय न्यायालय के जिला जज द्वारा। तीसरा कहता है संबंधित राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा। या चौथा कहता है कि मुख्य न्यायमूर्ति या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था द्वारा। तो विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। इसके पहले के प्रश्नों में भी हम इस प्रकार के कई प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, यह भी एक रिपीटेड प्रश्न माना जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 183 आपका कहता है कि जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो किसी विशिष्ट विवाद के संबंध में मध्यस्थम कार्यवाही उस तिथि पर आरंभ होती है। पहला कहता है कि जब पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न में पहला विकल्प कहता है कि जब पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है। या दूसरा विकल्प आपका कहता है कि उस तिथि पर विवाद की मध्यस्थता को निर्दिष्ट किए जाने का अनुरोध प्रत्यर्थी को प्राप्त हो जाता है। या तीसरा विकल्प आपका कहता है कि जब मामले को समाधान
के लिए मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाता है, या चौथा विकल्प कहता है कि जब मध्यस्थ आगे की कार्यवाही के लिए विवाद की सूचना लेता है। यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही होगा कि जिस तिथि पर विवाद को मध्यस्थम को निर्दिष्ट किए जाने का अनुरोध प्रत्यार्थी को प्राप्त होता है। प्रश्न आपका कह रहा था कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो किसी विशिष्ट विवाद के संबंध में मध्यस्थम कार्यवाही उस तिथि पर आरंभ होती है जिस तिथि पर विवाद को मध्यस्थम निर्दिष्ट किए जाने का अनुरोध प्रत्यार्थी को प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 184 आपका कहता है मध्यस्थम की कार्यवाही में जब तक एक पक्षकार किसी मौखिक सुनवाई पर उपस्थित होने में या दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है। पहला विकल्प कहता है कि अधिकरण को कार्यवाही जारी रखने एवं अपना पंचाट देने का अधिकार नहीं है। दूसरा कहता है कि अधिकरण मध्यस्थम की कार्यवाही को समाप्त कर सकेगा। या तीसरा कहता है कि अधिकरण की कार्यवाही जारी रखने एवं अपना पंचाट देने का अधिकार है। या चौथा कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर सी आपका सही होगा कि अधिकरण को कार्यवाही जारी रखने एवं अपना पंचाट देने का अधिकार होगा। प्रश्न नंबर 185 कहता है कि जहां तक मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 का संबंध है निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है किस मामले में जहां मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 का संबंध है। पहला विकल्प आपका कहता है कि केवल मध्यस्थम कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान ही एक पक्षकार अंतरिम उपाय के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकता है। दूसरा कहता है कि मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पंचाट पारित करने के बाद भी एक पक्षकार अंतरिम उपाय के तौर पर रिसीवर नियुक्त करने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकता है। या तीसरा कहता है कि मध्यस्थम कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व एक पक्षकार अंतरिम उपाय के लिए न्यायालय को आवेदन नहीं कर सकता है। ये उपयुक्त सभी सही हैं। तो आपका विकल्प नंबर बी सही होगा कि मध्यस्थम अधिकरण द्वारा पंचाट पारित करने के बाद भी एक पक्षकार अंतरिम उपाय के तौर पर रिसीवर नियुक्त करने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा। प्रश्न नंबर 186 आपका कहता है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत एक मध्यस्थम करार जिसमें 4 मध्यस्थों का प्रावधान है को निम्न में के द्वारा मध्यस्थम का करार माना जाएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, कह रहा है कि एकल मध्यस्थ के द्वारा, 5 मध्यस्थ के द्वारा, 3 मध्यस्थ के द्वारा या 4 मध्यस्थ के द्वारा। यहाँ पर एकल मध्यस्थ के द्वारा आपका सही विकल्प होगा, अर्थात विकल्प नंबर ए आपका पूर्णतः सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 187 कहता है किस तारीख पर मध्यस्थम एवं समझौता संशोधन अधिनियम 2015 ने राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की थी। किस तारीख पर, आपसे तारीख पूछी गई है। यह प्रश्न आपका जीके के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा कि किस तारीख पर मध्यस्थम एवं समझौता संशोधन अधिनियम 2015 ने राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की है। पहला कहता है कि 26 जनवरी 2015 या 1 अप्रैल 2015 या 15 अगस्त 2015 या 31 दिसंबर 2015। तो आपका सही विकल्प होगा 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 को मध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त की गई थी। मित्रों, इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से याद करने पर वीडियो और अधिक लंबा होता चला जा रहा है। इसके लिए हम अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को याद करेंगे। जिन मित्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तत्काल सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आगे के वीडियो को भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके और आप उनका अध्ययन कर परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकें तथा लॉ से संबंधित सभी प्रश्नों को समझ सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।